वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं प्राथमिक समयांकों को एकत्र करने की विधियां और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्राथमिक समयांक और द्वितीयक समयांक को एकत्र करने की विधियां क्या होती हैं, ये परीक्षा में आता ही है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली जो विधि है वो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। तो क्या है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, वो आज हम जानेंगे। इसके गुण और दोषों को जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। देखिए क्या है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। तो इस विधि के अंतर्गत क्या दिया है, इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता क्या करते हैं, स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हैं। तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान का अर्थ ही ये है कि जो अनुसंधान करता है ना, वो क्या करेंगे, वो स्वयं उस अनुसंधान क्षेत्र में जाएंगे जिस क्षेत्र का उनको अनुसंधान करना है, और वहाँ जाके प्रत्यक्ष वहाँ के लोगों से क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे, मतलब पूछेंगे उनसे, उनके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। तो प्रत्यक्ष रूप से क्या करेंगे, व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हैं। तो निरीक्षण एवं अनुभव के द्वारा क्या करते हैं, निरीक्षण एवं अनुभव द्वारा आंकड़े एकत्रित करता है। तो अनुसंधानकर्ता क्या करते हैं, स्वयं उस क्षेत्र में जाते हैं जहाँ का उन्हें अनुसंधान करना है और वहाँ के व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं उसके बारे में, है ना, जो भी निरीक्षण है, और अपने अनुभव के द्वारा आंकड़े को एकत्रित करते हैं। तो ये जो विधि है, आगे देखिए क्या दिया, यह विधि उन परिस्थितियों में उपयुक्त है जहां हम शुद्ध, स्पष्ट तथा विश्वसनीय परिणाम प्राप्त करना चाहते हों। अगर हमें कोई आंकड़े शुद्ध चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, विश्वसनीय आंकड़े चाहिए ना, तो हमें इस तरीके का जो अनुसंधान है वो करना चाहिए। कौन सा, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान करना चाहिए, तभी आंकड़े क्या होंगे, विश्वसनीय, स्पष्ट होंगे, क्योंकि इसे अनुसंधानकर्ता स्वयं क्या करता है, एकत्रित करता है उस क्षेत्र में जाके, तथा अनुसंधान का जो क्षेत्र है वो काफ़ी सीमित हो। तो देखो, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अगर अनुसंधान आप कर रहे हो तो बड़े क्षेत्र का तो ये कर नहीं सकते ना। बड़े क्षेत्र में ये संभव नहीं है कि आप हर क्षेत्र में जाके क्या करो, व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करो, उनसे पूछताछ करो। तो अगर जो अनुसंधान का क्षेत्र है सीमित है, छोटा है, तब तो आप उस क्षेत्र में जाके क्या कर सकते हो, सूचना एकत्रित कर सकते हो, आंकड़े एकत्रित कर सकते हो। बड़े क्षेत्र में ये संभव नहीं होगा। तो इस विधि का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया है, तो सर्वप्रथम लीप्ले ने मजदूरों के आय व्यय संबंधित आंकड़े एकत्र करने में तथा आर्थर यंग ने कृषि उत्पादन के अध्ययन में किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों एमसीक्यू में इस टाइप के जो प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। तो इसे आप क्या करना, नोट कर लेना कि सबसे पहले इस विधि का जो प्रयोग है लिप्ले ने किया। तो लिप्ले ने किस क्षेत्र में किया, मजदूरों के लिए किया, उनके आय व्यय संबंधित आंकड़े एकत्र करने के लिए किया। वहीं आर्थर यंग ने इसे कृषि उत्पादन के अध्ययन में किया। तो दोनों नाम आप याद रखिएगा, किन क्षेत्रों में इन्होंने किया। इन्होंने जो लिप्ले ने है मजदूरों के आय व्यय से संबंधित है, और आर्थर यंग जो है कृषि उत्पादन के अध्ययन से संबंधित है। तो याद रखिएगा। अब देखते हैं कि प्रयोग कहाँ उचित है। हम प्रत्यक्ष व्यक्तिगत जो अनुसंधान है उसका प्रयोग कहाँ करना ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो देखिए, तो यह विधि निम्न परिस्थितियों में उपयुक्त है। पहला क्या है, अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो। अगर आप कहीं का जो अनुसंधान कर रहे हो ना, आंकड़े एकत्रित कर रहे हो, वो सीमित होना चाहिए क्षेत्र, है ना। विस्तृत क्षेत्र के लिए आप इस तरीके का जो अनुसंधान है वो नहीं कर पाओगे। अनुसंधान की जानकारी गुप्त रखनी हो। अगर आप चाहते हो कि जो अनुसंधान कर रहे हो उसकी जानकारी गुप्त हो, केवल आपके बीच में रहे ना वो अनुसंधान जो कर रहे हो, तो आप खुद जाओगे उसके बारे में आंकड़े एकत्रित करोगे, तो क्या हो, जानकारी गुप्त रखनी हो, तब इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। अनुसंधान में अधिक शुद्ध निष्कर्ष प्राप्त करना अनिवार्य हो। अगर आप चाहते हो जिस क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे हो उसमें आपको शुद्ध आंकड़े चाहिए, जो भी निष्कर्ष निकले वो क्या हो, शुद्ध हो, है ना, तो आपको इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। और क्या दिया है देखो, अनुसंधानकर्ता के अनुभव एवं ज्ञान की आवश्यकता हो। अगर जो अनुसंधानकर्ता खुद का अनुभव, खुद का ज्ञान मतलब यूज़ करना चाहता है ना, तब इसका क्या करे, उपयोग करे। अब देखते हैं आगे इसके गुणों को, कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के गुण कौन कौन से हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के निम्न गुण हैं। कौन सा, पहला है, इस विधि से प्राप्त आंकड़ों में उच्च स्तर की शुद्धता पाई जाती है। क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं इसे एकत्रित कर रहा है ना, इसीलिए इसमें शुद्धता जो होगी वो उच्च स्तर की शुद्धता और विश्वसनीयता भी होगी। इस विधि द्वारा एकत्र आंकड़ों में अधिक विश्वसनीयता एवं मौलिकता पाई जाती है। शुद्ध होते हैं आंकड़े, विश्वास करने योग्य होते हैं। इस विधि द्वारा वांछित सूचनाओं के अतिरिक्त और भी बहुत सी सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। मतलब जो सूचना हमें चाहिए वो तो मिल जाता है, उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी सूचनाएं जो हमें प्राप्त हो जाती हैं। इस विधि के द्वारा एकत्रित आंकड़ों में एकरूपता एवं सजातीयता का गुण पाया जाता है। जो भी हम आंकड़े एकत्र कर रहे हैं ना, वो एक समान होने चाहिए, है ना, सजातीय होने चाहिए, समरूप होने चाहिए। तो क्या होने चाहिए,
सजातीय होने चाहिए, एक रूप इनका गुण होना चाहिए आंकड़ों का। अब देखिए आगे, अब इनके दोषों को देखो, तो इनमें क्या दोष है। यदि अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत हो तो ये प्रणाली बेकार सिद्ध हो जाती है। ठीक है, इस विधि में पक्षपात का भय बना रहता है, समय, धन और श्रम का अपव्यय होता है। तो समय धन का क्यों अपव्यय होता है? क्योंकि समय अधिक लगता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं क्या कर रहा है, उस क्षेत्र में जाके एक एक जानकारी एकत्र कर रहा है, एक एक डेटा एकत्र कर रहा है, तो उसमें समय भी लगेगा, धन भी लगता है ना, श्रम भी बहुत ज़्यादा लगता है। सावधानियाँ क्या हैं? तो क्या सावधानी रखनी चाहिए इस विधि का प्रयोग करते समय? तो इस रीति में अनेक सावधानियाँ हैं। पहला क्या है, जांच के क्षेत्र में वहाँ की भाषा, रीति रिवाज से पूरी तरह परिचित हो, है ना। अगर मुझे कहीं के आंकड़े एकत्रित करना है तो मुझे उस क्षेत्र की भाषा आनी चाहिए, तब तो वो सामने वाला जो हमें बता रहा है, जो जानकारी हमें दे रहा है, उसको हम समझ पाएंगे, है ना। वहाँ की रीति रिवाजों से हमें परिचित होना चाहिए। दूसरा क्या है, प्रश्न थोड़े व सरल हो, जो हम व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहे हैं ना, वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए और इजी होने चाहिए, ताकि वो समझ पाए, उसका आंसर हमें दे पाए। ठीक है, अनुसंधानकर्ता में जांच करने की योग्यता हो, तो जो अनुसंधान कर रहे हैं ना, वो उस आंकड़े को क्या कर सके, जांच भी कर सके, ये योग्यता उसमें होनी चाहिए। आगे हम देखेंगे अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। पहले हमने देखा प्रत्यक्ष अनुसंधान क्या था, अब देखेंगे अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान क्या है। उसके बाद हम जानेंगे स्थानीय क्या साधनों या संवाददाताओं से प्राप्त अनुमान, सूचना देने वालों के द्वारा ही अनुसूचियाँ भरना, है ना। तो ये सब क्या है, विधियाँ हैं उसकी। तो ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद।